हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप सबका स्वागत है इंडिया हमारे यूट्यूब चैनल पर का एज यू नो अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम्स। मैं रोहित वर्मा आप सबका जीएस और हिंदी में होता है। दिल से स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। दोस्तों, जो लोग पहली बार आए वो ध्यान दें, जो लोग पहली बार आए हैं वो ध्यान दें, है ना। कि अगर हम बात करें का मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे है ना, ये मेरा नाम है रोहित वर्मा। जो पहली बार आए हैं क्लास, और ये मेरा रेफरल कोड है जिसका यूज करके आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना है क्लास, तो आप हमेशा 12 मंथ का परचेज करना, हमेशा कहता हूँ मैं ये। और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जब परचेज कर रहे होंगे, तो जो फी पेमेंट कर रहे होंगे उसमें भी अगर डिस्काउंट चाहिए, तो अन अकेडमी में पढ़ाने वाले हर एजुकेटर का अपना रेफरल कोड होता है। मेरा है दोस्तों रोहित V10, जिसका यूज करके आप फीस में 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आप जिसका मर्जी है उसका अप्लाई करिए रेफरल कोड, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं मेरा ही अप्लाई करिए, जिसका मर्जी आएगा, है ना। आपके लिए बस जो बेहतर है वो बता रहा हूँ। कैसे रेफरल आपको प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, तो मैं डेली बोलता हूँ। और बाकी अगर बात करूँ का, तो ये मेरे बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल का, है ना। तमाम चीज इनको पढ़ना है, देख सकते हैं। डेली 2 क्लास होती है। एक मास्टर क्लास ऑफ हिंदी के नाम से क्लास होती है सुबह 10 बजे। एक मास्टर क्लास ऑफ जीएस के नाम से क्लास होती है सुबह 1:30 बजे का, दोपहर 1:30 बजे। दोनों क्लासेस में क्लास हम बात करें अंतर क्या है, ये दोनों क्लासेस अभी तक सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू चल रही थी। फ्री क्लासेस हैं, सब लोग देख सकते हो। हाँ, वो अलग की बात है, टीचिंग कैटेगरी में चल रही है, और टीचिंग कैटेगरी का थोड़ा सा क्लास है ना, वही सीन है। खैर, तो आप सब लोग देख सकते हो क्लास, है ना। कैटेगरी कोई भी हो, गोल कोई भी हो, दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट थी अभी तक। ये क्लास तो अभी भी सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू चल रही है। इस एग्जाम को बस इस क्लास को बस थोड़ा चेंज कर दिया है। इस क्लास में मैंने आपको अप टू द पॉइंट टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाना शुरू किया है, बस इस मंथ। अगले मंथ यहाँ पे इसी क्लास में रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस चलेगी क्लास। ठीक है, चलिए। तो दिस सेशन इज स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल अपकमिंग एग्जाम, और यहाँ पे हम लेके आए हैं आपके सामने कुछ टॉप क्वेश्चंस, है ना, एसएसटी और साइंस के क्लास। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं, कीरा सुनना, कीरा कीरा मुखियाओं, कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। राज्य के नाम दिए हैं क्लास आपको। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। आप में से किसी को आंसर आ रहा तो आंसर दें, बाकी तो मैं फिर बता ही दूंगा आंसर। प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं क्लास। तो 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी की बात करें, कीरा मुखियाओं ने का जिस क्षेत्र पे शासन किया था वह वर्तमान में, अगर हम बात करें का मेरे दोस्तों, तो वो इस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है क्लास। वो क्षेत्र जहां पे कीरा मुखियाओं ने राज किया था 12th सेंचुरी एडी में क्लास, वो इस समय आज के समय हिसाब से वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन, मतलब इनमें से कौन सा राज्यों का ग्रुप, है ना, त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। त्रिय विभाजन संघर्ष याद करिए, मैंने बताया भी है क्लास आपको। अन अकेडमी टीचिंग एग्जाम्स की इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने क्लास कई बार आपको वो क्लास बताया है त्रिविभाजन संघर्ष के बारे में। उसमें 3 वंश के शासक शामिल थे क्लास, कौन कौन थे, फटाफट आंसर। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये क्वेश्चन करा भी चुका हूं। राष्ट्रकूट वंश के शासक, पाल वंश के शासक और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, ये 3 वंश के शासक का शामिल थे, है ना, त्रिविभाजन संघर्ष में क्लास। ठीक है, ये क्वेश्चन हो भी चुका है इससे पहले का आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है, फटाफट आंसर। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश महाभियोग द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया, फटाफट आंसर, फटाफट आंसर। टीबी मैकाले, कार्नवालिस, चार्ल्स क्लाइव और वाइन हेस्टिंग का, तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही, ठीक ना, बिल्कुल सही क्लास। जिनका आंसर आ रहा है वॉरेन हेस्टिंग क्लास, है ना, वो बिल्कुल सही है क्लास, बिल्कुल सही। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर क्लास ना मुकदमा महाभियोग चलाया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा, जिसकी वजह से आपने सुना होगा एक एक्ट के बारे में, नाम उस एक्ट का पिट्स इंडिया एक्ट, सुन लो।
पिट्स इंडिया एक्ट का, ठीक ना, जो कि 1784 में आया था, ठीक ना। इसी की अगेंस्ट में कहा था ना, इस्तीफा देकर का वारेन हेस्टिंग साहब का ना इंग्लैंड बुलाए गए और वहां पे इनके ऊपर है ना वारेन हेस्टिंग के ऊपर है ना बर्ग के द्वारा का, किसके द्वारा, बर्ग के द्वारा का महाभियोग चलाया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में, और महाभियोग चलाया गया बर्ग के द्वारा, लेकिन बाद में का 1794-95 की बात है ना, इनके ऊपर सारे आरोप सिरे से खारिज भी हो गए थे का, मतलब महाभियोग हट गया था, ठीक है, वो हेस्टिंग का, क्लियर। 1794 कई बुक्स में लिखा है, कई बुक्स में लिखा है 1795। आप 1794-95 लिख लो, इस ईयर में का संवाद के इनके ऊपर से सारे आरोप जो लगे थे वो सारे हट गए थे, मतलब महाभियोग हट गया था इनके ऊपर। तो महाभियोग लगाया गया था किसके ऊपर, वारेन हेस्टिंग के ऊपर बर्ग के द्वारा का, किसके अगेंस्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट से इस्तीफा देने के बाद इनको इंग्लैंड बुलाया गया, तो इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह है, गैसीय, गैस गेन प्लैनेट। आपको इसी YouTube चैनल पर मैंने कहा आपको पढ़ाया है, सोलर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया है इनर सोलर सिस्टम और आउटर सोलर सिस्टम। इनर सोलर सिस्टम का और आउटर सोलर सिस्टम में का दोनों में अंतर बताया था। आउटर सोलर सिस्टम जो होते हैं मेनली गैस गेन्ड प्लैनेट होते हैं का, और आउटर सोलर सिस्टम इनमें से कौन सा है, फटाफट आंसर, ठीक ना, बिल्कुल आउटर सोलर सिस्टम का आप सबको पता दिख रहा है, पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये है आउटर सोलर सिस्टम। और आउटर सोलर सिस्टम जितने भी हैं गाइस, आपके आउटर सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट हैं वो सब गैस गेन प्लैनेट हैं गाइस, क्लियर, पढ़ा भी चुका हूं। कॉमन एरा क्या है, बहुत बार रिपीट हुआ है, फटाफट आंसर, कॉमन एरा क्या है, फटाफट आंसर, है ना, कॉमन एरा, अरे बोलते हैं ना सीई, इंग्लिश इन शॉर्ट लिखते भी सीई, कॉमन एरा, है ना, इसी को बोलते हो का सीई का, इसको बोलते हो, इसी को बोलते हो एडी का, है ना, ईसवी, कॉमन एरा, है ना, ये क्रिश्चियन एरा है का, ना, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, ना, क्राइस्ट क्रिश्चियन, है ना, क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है का, सिंपल सी बात है यार। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां क्या, अतीत के स्मृति अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां, फटाफट आंसर, फटाफट आंसर, देख पा रहा हूं बस यहाँ पे, फटाफट आंसर, कभी कोई खुदाई होती है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु नदी के किनारे कुछ लोग मिट्टी खोद रहे थे, खोदते खोदते कुछ अवशेष प्राप्त हुए, वो अवशेष, वो चीजें बहुत पुरानी चीजें थी का, और बाद में एक ऐतिहासिक सभ्यता की खोज हुई का, एक ऐतिहासिक स्थल की खोज हुई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धौलावीरा, सब कुछ बहुत सारे स्थल खोजे गए जिनको क्लब करके सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है ना। तो ऐतिहासिक स्थल वो स्थल होते हैं जहां अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं गाइस, सिंपल सी बात है, इन चारों दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग गाइस, है ना। आइए, वर्णों में जातियों, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई, फटाफट आंसर, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई, फटाफट आंसर मेरे दोस्तों। वर्णों में, है ना, पहले वर्ण व्यवस्था थी, फिर जातियां उत्पन्न हुई उसमें का, इसलिए बाद में वर्ण व्यवस्था को ही जाति व्यवस्था कहा जाने लगा। स्टार्टिंग में वर्ण व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में वर्ण व्यवस्था, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके काम के, आपके काम के अकॉर्डिंग कास्ट आपकी कास्ट थी। लेकिन समय बीतता गया, वैदिक सभ्यता में जब एंटर करोगे, वैदिक सभ्यता में जब अगली वैदिक एज तक कास्ट सिस्टम का कैसा था, बाय वर्क, लेकिन जैसे लेटर वैदिक एज में एंटर हुए, उत्तर वैदिक काल में एंटर हुए, हमारी वर्ण व्यवस्था बाय बर्थ हो गई, और जब बाय बर्थ हो गई तो इसी वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था का नाम दिया गया कास्ट, फटाफट आंसर, बिल्कुल उम्दा, बहुत सही, बिल्कुल सही, है ना, जातियां क्यों उत्पन्न हुई,
है ना। लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं को नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों के संपन्न लोगों की जरूरत थी क्लास। ठीक है ना, बिल्कुल। इसमें ऊपर के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं गाइस, ठीक है ना, तीनों स्टेटमेंट गलत है। मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है वो यही है, फोर्थ। पढ़ के देख लो। आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने की समस्या थी, ऐसा कुछ नहीं था। जाति और वर्ण समान है, ऐसा भी नहीं है ना। वर्ण व्यवस्था एक किसी पर्टिकुलर चीज को आधार मानकर होती है। जाति व्यवस्था पूछो मत, नई नई जाति निकल के आ रही है। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिसमें जातियों का विकास हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। विरोध नहीं हुआ था वर्ण व्यवस्था के अगेंस्ट विकास से ज्यादा, बहुत ज्यादा। जातियां तो विकसित हुई लोगों को सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण का। आर्थिक और सामाजिक नियमित विस्तार होता गया। कुछ लोगों ने अपने आप को अलग से क्लासिफाई करना शुरू कर दिया था, इस तरीके से है ना जातियां उत्पन्न हुई हैं गाइस, ठीक है ना। निम्नलिखित आज विकास देखो, बिजनेस क्लास है ना, देखो सिंपल देख लो। डेवलपमेंट, आप एरोप्लेन में जाते हो बिजनेस क्लास है ना, डोमेस्टिक और क्लास आपका है ना, नॉर्मल क्लास है ना, इस तरीके से होता है ना। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है? फटाफट आंसर। निम्नलिखित किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है? डिवाइड इनटू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया गया है। किस आदिवासी समाज की बात हो रही है गाइस, आपको पता है अभी खेल के लिए बहुत चर्चा में था गाइस, असम, ठीक है ना। तो यही है असम, मतलब अहोम। क्लियर। सेलुलोज, सेलुलोज, देखो साइंस का क्वेश्चन है। सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं, बिल्कुल का। सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, एक प्रकार की पॉलीसरकरा है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट है का, ठीक है ना। मतलब शर्करा का जटिल रूप है कहीं ना कहीं, है ना। तो संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं, बिल्कुल सही का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? तीन गलत है, एक ही सही है, फटाफट पढ़ो आंसर दो। सेलुलोज के बारे में कौन सा एक सही स्टेटमेंट है? तीन गलत है, बाकी सब बाकी एक सही है, फटाफट आंसर। फटाफट। बहुत उम्दा। सेलुलोज के बारे में बताना है क्या आप लोगों को? अब तक आंसर आ जाना चाहिए, अभी भी नहीं आया किसी का। चलो कोई नहीं, आइए बात करते हैं। राइट, इसका राइट आंसर का क्या है? फर्स्ट वन। मानव में जो होगा, अगर सेलुलोज की बात, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा या सेकेराइड, वो भी। और कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, या मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का, या मोनो कार्बोहाइड्रेट, डाई कार्बोहाइड्रेट और पॉली कार्बोहाइड्रेट का। तो जो कार्बोहाइड्रेट के ये रूप है सेलुलोज, ये का अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड है या पॉली कार्बोहाइड्रेट है का, पॉलीकार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, पॉलीकार्बोहाइड्रेट। और मैं आपको बताना चाहूंगा
सेलुलोज तास, ठीक ना। मानव में सेलुलोज, पहली बात सेलुलोज तास ये प्लांट बॉडी में होता है, पहली बात तो ये प्लांट बॉडी में मेनली सकेल होता है सेलुलोज का, ठीक ना। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी में बात करें का तो सेलुलोज एक पाचक एंजाइम होता है गाइस, सॉरी सेलुलोज कौन सा सही है, सॉरी एक सेलुलोज एक पाचक एंजाइम नहीं होता है ना। अगर हम बात करें मानव में, है ना, पहली बात ये पाया ही नहीं जाता, ये सेलुलोज जो होता है ये मेनली प्लांट बॉडी में होता है का, समझ में आई बात आपको, है ना मेनली। तो मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते, बिल्कुल 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 सही है ना। पाचक एंजाइम नहीं होते, डाइजेस्टिव, ये क्या है, एंजाइम नहीं है सेलुलोज, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। एंजाइम जानते हो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं गास, और ये सेलुलोज प्रोटीन नहीं है, सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा है, इसलिए इनको एंजाइम नहीं बोल सकते हो, कॉमन सेंस था, एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं दोस्त गास, और सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट गास ना। तो सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते, इसका मतलब ये बिल्कुल सही लिखा है स्टेटमेंट गास। कई लोग गलत गलत गास करके आए थे ये क्वेश्चन, है ना, बाकी तीनों गलत है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। अरे यार ये प्लांट बॉडी में होता है, प्लांट बॉडी में होता है, प्लांट बॉडी में होता है का, ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग बात ही नहीं करनी सेलुलोज की का, क्लियर ना। तो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट वन। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का एक जोड़ किसका उदाहरण है का, सिर और ऊपरी जबड़े, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का एक जोड़ उदाहरण है किसका, बताइए फटाफट। pelvic joint, fixed joint, ball and socket joint या hinge joint, है ना, बताइए फटाफट का। pelvic जो सीरीज में है ना कनेक्टेड होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से। फिक्स ज्वाइंट जो फिक्स हो जाए, मूवमेंट जिनमें ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल ना हो, और बॉल ज्वाइंट का जो 360 रोटेट कर सके, जैसे एक गर्दन, यहाँ पे बॉल ज्वाइंट होता है का, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। हिंज ज्वाइंट जो 90 डिग्री मूव कर सके, 90 डिग्री का, जैसे ये देखो हाथ, ये 90 डिग्री का मूव कर जाता है का, तो ये जैसे दरवाजे, है ना, डोर होते ना घर में, कहते हैं उसमें हिंज लगा है, कब्जा, है ना, हिंज ज्वाइंट का 90 डिग्री। तो बॉल ज्वाइंट का है ना, सिर और ऊपरी जबड़े की बात, बीच की बात कर रहा है इसमें दोस्तों, ठीक ना। सिर और ऊपरी, सॉरी सिर की नहीं, सिर और ऊपरी जबड़े इन दोनों को मिला के बात कर रहा है ना। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का, ऊपरी जबड़ा का आपको पता है फिक्स है, मूव नहीं करता, कभी नहीं मूव करता। देखना कुछ भी आप कितना भी मुंह चलाओ, नीचला जबड़ा मूव करता है, ऊपर वाला जबड़ा मूव नहीं करता, मतलब फिक्स है। तो फिक्स ज्वाइंट, कॉमन सेंस यार मेरे दोस्तों, कॉमन सेंस। सही कथनों को पहचानिए फटाफट, सही कथनों को पहचानिए। धरती में भंडारित ताजा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। खेतों की सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है। वर्षा साफ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है गाइस, बताइए फटाफट, पढ़िए और आंसर दीजिए। सही कथन की पहचान करनी है। धरती में भंडारित, फिर से फूल होके पढ़ लो। धरती में भंडारित ताजा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। अरे यार, धरती में भंडारित ताजा जल, अरे नदियां झील सब अंदर से ही तो पानी आता है, 19 नदियां 19 से झील सब बनता है यार दोस्त, तो कम कैसे है ना, गलत है ना, गलत ना। जल ज्यादा है ना, धरती में भंडारित ताजा जल। जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं, ऐसा नहीं सब लोग करते हैं, ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, है ना, ये भी गलत, ये भी गलत। खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है, ऐसा भी गलत का ना। और वैसे भी आपके का टीचिंग के एग्जाम में केवल वाले क्वेश्चन, इफ ओनली वाले क्वेश्चन जो होते हैं कहीं ना कहीं वो गलत होते हैं गाइस, है ना, बता भी चुका हूं। तो एक मात्र स्रोत है, बिल्कुल नहीं गाइस, और भी है, नहर भी है, नदियां भी हैं जिसके थ्रू, नहर भी है, तालाब भी है, इनके थ्रू भी सिंचाई तो होती है। ये तीनों गलत गाइस, जिसका मतलब कोई तो कोई सही होगा, तो ऑप्शन देखो गाइस क्या है, केवल फोर्थ गाइस। वर्षा साफ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है, मैंने आपको कई बार बताया है ना का। शुद्ध रूप, अगर शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल दो ही रूपों में पाया जाता है, एक तो वर्षा का जल और दूसरा मैनमेड जल जो कि डिस्टिलाइजेशन
आसुतीकरण के द्वारा गाज जो जल बनाया जाता है, जिसको डिस्टिल वाटर या आसुत जल बोलते हो गाज, है ना, वो शुद्ध रूप है जल का गाज। एक मैनमेड है, एक नेचुरल है गाज। वर्षा का जल और डिस्टिल वाटर गाज, रेन वाटर और डिस्टिल वाटर दो ही शुद्ध जल के रूप हैं गाज। निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाला वाला प्रश्न को पहचानिए। मुक्त अंत वाला, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अरे ये पैडागॉजी क्वेश्चन आ गया गाज, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाला ओपन एंडेड क्वेश्चन गाज, फटाफट आंसर। ओपन एंडेड क्वेश्चन, फटाफट आंसर। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना ओपन एंडेड, मैंने कहा था दो चीज बताई थी, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन क्लास। ओपन एंडेड क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो ओपन एंडेड क्लास वो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप, सॉरी ओपन मतलब सब तरफ दिमाग दौड़ा सकते हो क्लास, मतलब सब्जेक्टिव टाइप, ठीक ना। यहाँ पे बच्चे को बहुत कुछ लिखना होता है, तो अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करना पड़ता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्लास मतलब अपसारी सोच, और क्लोज एंडेड मतलब टू द पॉइंट, एक ही चीज के बारे में सोचना होता है क्लास, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास। चार ऑप्शन दिए, किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, इसी को क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। और यहाँ पे बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करना पड़ता है क्लास, किसी एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ता है क्लास, है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्लास। तो आप बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो ओपन एंडेड वाला है क्लास। तो अब ओपन एंडेड पूछे चाहे क्लोज एंडेड पूछे, बता लोगे ना, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसपे बच्चे को सब तरफ दिमाग चलाना पड़ेगा, तो ये डाइवर्जेंट हुआ। एक ऐसा क्वेश्चन जिसपे बच्चा सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचे, उसी चीज के बारे में क्लास, चार ऑप्शन दिए उसी में सोचना है क्लास कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उसी दिमाग लगाना है, मतलब कन्वर्जेंट। और ये क्या है, डाइवर्जेंट क्लास, ठीक ना, दिशाओं में सोच पाना। डाइवर्जेंट अपसारी सोच, और अभिसारी किसी एक पॉइंट पर ही सोचना क्लास। चलिए, तो चार ऑप्शन दिए, फटाफट आंसर कर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उम्दा, बहुत अच्छे। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हम किन समस्याओं का सामना कर हमें किन समस्याओं का सामना करना होगा। बिल्कुल, बहुत कुछ सोचना होगा यहाँ पे, ओपन एंडेड, है ना। गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है, बहुत कुछ सोचना होगा, ओपन एंडेड। सांप और घोंगे की गतिशैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों है ना, बहुत कुछ सोचना होगा का, ओपन एंडेड, ठीक है ना। विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखिए। विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखिए, फटाफट। विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखिए। फटाफट। ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन बताना है। देखिए, मतलब जहां पे बच्चे को दिशाओं में सोचना पड़े। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो, बताइए ना हो, मांसपेशियां ना हो तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत कुछ नई चीजें सोचना पड़ेगा, नई नई दिशाओं में सोचना पड़ेगा, तब कुछ आंसर दे पाओगे आप यहाँ पे, है ना। गुलाब के पौधे, आम के पेड़, तुलसी के तने में क्या अंतर है, यार कुछ अंतर होगा, एक कोई सिंपली बता दोगे क्या आप लोग। सांप और घोंगे की गतिशैली में क्या अंतर है, सांप और घोंगे के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, उनकी गतिशैली में क्या अंतर है का सिंपल एक शब्दों में बता सकते हो, ऐसा क्यों है ना। अगर देखा जाए ओपन एंडेड क्वेश्चन क्लास यहाँ पे जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लास अगर हम बात करें तो वो सिर्फ वन है, केवल वन क्लास, जहां पे आपको सोचना होगा अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो क्या हो, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। बाकी इन सब में तो क्लास कहीं ना कहीं आपको कुछ बताया गया होगा, टू द पॉइंट आप आंसर दे सकते हो क्लास, ठीक है।
निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। वो आपको डिजीज बतानी है जो बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली है, बैक्टीरियल डिजीज क्लास। सब कुछ बता चुका हूँ, टाइफाइड हो चाहे आपका टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो चाहे क्लास आपका है ना मलेरिया हो पोलियो, ये सब कहीं ना कहीं बता ही चुका हूँ क्लास आपको, है ना। स्मॉल पॉक्स छोटी माता मतलब वही टीबी क्लास, निमोनिया, टाइफाइड, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ये सब कहीं ना कहीं। मेनिंजाइटिस नहीं बताया बस क्लास, बाकी सब कुछ बता चुका हूँ, बस ये नहीं बताया बाकी सब बता चुके हैं, ठीक ना। तो फटाफट बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली बीमारियां कौन सी हैं इनमें से उसका ग्रुप चुनिए फटाफट फटाफट। फटाफट आंसर मेरे दोस्तों। फटाफट आंसर। सबके बारे में बता चुका हूं, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, चलिए कोई नहीं, ठीक ना। 61 सॉरी, सबसे सबसे वन मतलब सबसे पहला मलेरिया है, पोलियो है। मलेरिया यार, मलेरिया मच्छर के थ्रू होता है, अपने आप कट गए तो होगा नहीं। सुनना, छोटी माता, मेनिंजाइटिस, तपेदिक, ये हो सकता है। आगे पढ़िए। तपेदिक, निमोनिया और मियादी बुखार ये भी होता है। टाइफाइड तो होता ही है, ट्यूबरकुलोसिस तो होता है, सब बैक्टीरियल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू होने वाली बीमारी है। काश पोलियो वायरस के थ्रू होने वाली बीमारी है, तो खत्म। अब देखो, है ना, दो सेकेंड और थर्ड बचा, इन्हीं में खेलना है गास, है ना, इन्हीं में खेलना है। तो मैं आपको बता दूं गास, इनमें स्मॉल पॉक्स, है ना, छोटी माता, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स ये भी वायरस के थ्रू होने वाली बीमारी है गास, है ना। तो स्मॉल पॉक्स भी वायरस के थ्रू होने वाली बीमारी, ये भी खत्म गास। तो बच्चे क्या, थर्ड ऑप्शन टीबी, है ना, निमोनिया, मियादी बुखार, ये सब गास आपके, है ना, बैक्टीरियल डिजीज है गास। ठीक है, नेक्स्ट। मैं कई बार बता चुका हूं, पीलिया, कुछ चीजें याद कर लो बस अपने आप, सॉरी पीलिया नहीं, पोलियो वायरस के थ्रू होने बीमारी का याद कर लो। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू होने बीमारी का। स्मॉल पॉक्स वायरस के थ्रू होने वाली बीमारी क्लास, ये तीनों बीमारियां बहुत बार रिपीट हुई हैं क्लास, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मलेरिया मच्छर से फैलने वाली बीमारी है क्लास, है ना। बाकी बची फिर क्या, टाइफाइड, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, इसको तपेदिक बोलते हैं क्लास, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच करना है, एक तरफ लिस्ट वन दूसरी तरफ लिस्ट टू है ना। लिस्ट वन में क्या दिया हुआ है, लिस्ट वन में का सूची वन में सूक्ष्म जीवों के नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम है। इसमें लैक्टोबैसिलस बैसिलस सुना भी होगा आप लोगों ने, दूध से रिलेटेड है का, इसी टाइप ऑफ बैक्टीरिया सुना भी होगा, पैरामीशियम का भी नाम सुना होगा, चलिए खैर छोड़ेगा। तो एक तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं और दूसरी लिस्ट में उन वर्गों के नाम दिए जिनसे वो संबंधित हैं। फटाफट मैथ लिस्ट ए टू बी, फटाफट फटाफट आंसर, फटाफट मेरे दोस्तों, फटाफट आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं मैं। चलिए कोई नहीं। अरे लैक्टोबैसिलस बैसिलस तो सुना होगा, पैरामीशियम भी सुना होगा, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्लास, ठीक है ना।
और आप सबको पता है लैक्टोबैसिलस की बात करें गाइस तो ये क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, मतलब बी का टू, बिल्कुल सिंपल। दूध में, दूध से दही, दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का लैक्टोबैसिलस का, बैसिलस का लैक्टोबैसिलस, है ना। पैरामीशियम, पैरामीशियम की बात करें दोस्तों का, पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोआ वर्ग में आता है, बचपन में पढ़ा था। सिंगल सेल, एक कोशिका, एक कोश, सिंगल सेल जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वो सब प्रोटोजोआ वर्ग में आते हैं गाइस। पैरामीशियम हो, अमीबा हो, है ना, यूग्लिना हो, ये सब प्रोटोजोआ वर्ग में आते हैं, नाम सुना होगा। तो सी का फोर्थ, दो मैच कर लो, मैंने कहा था ना आपके पास अक्सर दो मैच करने के बाद बाकी सारी कहानी खत्म हो ही जाती है। देखते हैं क्या कहानी खत्म हो पाई। बी का सेकंड और सी का फोर्थ, बी का अच्छा यहाँ 5 ऑप्शन दिए हैं, तब तो आपको एटलीस्ट 3 मिलाने पड़ेंगे, है ना। 5 दिए हैं ऑप्शन ना, 4 होते तो 2 में या 1 में ही काम चल जाता है, मैच कर लो कहानी खत्म हो जाती है गाइस। अब 5 दिए हैं तो एटलीस्ट 3 मैच करने पड़ेंगे गाइस, ठीक है ना। आप बताइए गाइस, है ना। आप बताइए डी स्पाइरोगाइरा। अगर स्पाइरोगाइरा की बात करें तो ये एक प्रकार का शैवाल है, ये एक प्रकार का शैवाल है, एल्गी है, ठीक है ना। जैसे सुना होगा आपने कहा, इसका एक दूसरा नाम इस तरीके से लिखा होता है स्पाइरुलुना, ऐसे भी लिखा होता है स्पाइरुलुना, है ना। ये एक प्रकार का एल्गी, एक शैवाल है स्पाइरुलुना का, कई बीमारियों में भी यूज किया था इस एल्गी को। तो ये एक शैवाल है गास, ठीक ना। बस खत्म कहानी, बाकी फिर मैच कर ही लोगे गास, ठीक ना। चलिए खत्म कहानी। तो 3 मैच हो गए ना, तो बस 3 मैच हो गए, सारी कहानी खत्म। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है गाइस, क्लियर ना। लैक्टोबैसिलस, बैसिलस एक बैक्टीरिया है। पैरामीशियम बचपन सुना है, सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है गाइस, है ना। तो इसको हम गाइस बोलते हैं प्रोटोजोआ वर्ग में आता है गाइस। स्पाइरोगाइरा गाइस, है ना, या स्पाइरुलुना या स्पाइरोगाइरा, जो भी बोलना चाहो गाइस, ये टाइप ऑफ एल्गी, शैवाल है, ठीक है। अब बचा क्या, एस्परजिलस का, एस्परजिलस जिलस, है ना, क्या है, फंगस, 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 कवक, ठीक है। वैसे भी जिलस, जिलस का मतलब ही होता है फंगस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन, है ना, फटाफट, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य हैं। कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र का, आइए बात करिए। मैंने आपको पढ़ा, जो रेगुलर स्टूडेंट है हमारे, खासकर जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी क्लास करते हैं, है ना, बीच में लेट्स क्रैक साइंस स्टार्ट की थी, उसमें आपको मैंने ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम पूरा पढ़ा ही दिया था, लमसम लमसम कहीं ना कहीं। तो ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम में मैंने वेन्स की बात की थी, आर्टरी की बात की थी, सिराओं की बात की थी, धमनियों की बात की थी ना। तो इनके विषय में कौन सा सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट, सिराओं के, सिराओं मतलब वेन्स, वेन्स के रेस्पेक्ट में कौन सा कथन सत्य है ना। सब कुछ बताया था, फटाफट आंसर क्लास करिए। जो लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी क्लास देख रहे हैं, रेगुलर जीएस वाली क्लास, वो इसका आंसर क्लास कहीं ना दे सकते हैं बहुत आराम से, फटाफट आंसर। फटाफट आंसर, बहुत सही, उम्दा। देखिए पढ़िए, सभी शिलाएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं, बिल्कुल नहीं। सभी शिलाएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं, बिल्कुल नहीं। एक सिरा ऐसी भी है जहां पे ऑक्सीजन बहुल रक्त को भी वहन किया जाता है गाइस, है ना। सभी सिरा नहीं, एक सिरा ऐसी है जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, वरना सारी सिराओं में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, एक सिरा को छोड़कर। ऐसा लिखा नहीं ना गाइस, जिससे ये गलत है। सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, बिल्कुल सही, है ना। वेन्स मैंने बताया था ना, मोटे पाइप, फिर पतले पाइप, फिर और पतले पाइप, बताया था ना। ये आर्टरी है, धमनी, ये गास क्या है, गास आपकी वेन्स हैं, सिराएं ये क्या है, आपकी कैपिलरी केशिकाएं और पतली हैं गास। तो सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, बिल्कुल सही गास। सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाती हैं, बिल्कुल मैंने कहा था, है ना। हार्ट तक जब भी ब्लड आएगा तो कौन लेके आएंगी, वेन्स, और हार्ट से जब भी ब्लड जाएगा कौन लेके जाएगा, कहीं ना कोई आर्टरी होगी। तो सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले आती हैं, बिल्कुल गास, बिल्कुल सही है।
बी और सी सही है गाइस, फर्स्ट ऑप्शन सिंपल सब बताया। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? अवशेषी, अरे यार ले बताओ फटाफट फटाफट। फटाफट। कोई पहले बताएगा मुझे अवशेषी अंग होते क्या है ना? अवशेषी अंग होते क्या है गाइस? अवशेषी अंग सुन लो, अवशेषी अंग वो होते हैं, अवशेषी देखो जैसे अवशेष से बना है, अवशेष समझते हो? अवशेष, अवशेष मतलब क्या? देखिए खुदाई में कोई चीज मिलती है बहुत पुरानी चीज, तो उसको क्या बोलते हैं? अवशेष। तो एक बात बताइए, जो खुदाई में पुरानी चीज मिली है वो पहले कभी ना कभी यूज की जाती होगी ना? पहले कभी ना कभी यूज की जाती होगी ना? बाद में वो यूज नहीं की गई है ना, और कई हजार साल बाद उसको क्या बोल दिया गया? अवशेष है। ठीक है, मतलब पहले यूज की जा रही थी वो चीज, लेकिन बाद में वो लंबे समय तक यूज, उसका यूज बंद हो गया और लंबे समय तक वो यूज नहीं हुई, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अवशेष। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिनका पहले प्रयोग होता था लेकिन बाद में उनका प्रयोग बंद हो जाता है, नहीं होता है, ऐसे अंगों को ही हम क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग का। और उन अंगों का फिर हमारे शरीर में होना ना होना कोई मैटर नहीं करता। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम बात करें का, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल का आपने सुना होगा का नाम, जहां पे, अरे सीधे नाम लेता हूं, अपेंडिक्स कहते हैं ना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अपेंडिक्स, जहां पे छोटी आंत बड़ी आंत मिलती है ना ह्यूमन बॉडी में, उस जगह पे वही नीचे का होती है अपेंडिक्स। कभी कभी अपेंडिक्स बढ़ जाती है तो अपेंडिक्स पेन होता है, तो अपेंडिक्स बढ़ जाती है उसकी वजह से पेन होता है, तो इसलिए उसको काट के निकाल के फेंक देते हैं ऑपरेट करके, है ना? अब बताओ, हार्ट को काट के निकाल के फेंक दो? नहीं ना, इस ये अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग वो जिनका पहले काम था लेकिन बाद में काफी लंबे समय तक उनका काम, अब कुछ ना, बाद में उनका कोई काम ना हो, बस पड़े हुए हैं ऐसे, तो उनका हमारे शरीर में होना ना होना बराबर है, ऐसे अंगों को ही हम अवशेषी अंग बोलते हैं। ठीक ना? इसमें अपेंडिक्स सबसे बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ अपेंडिक्स का ऑप्शन है ही नहीं का, ऑप्शन तो कुछ और है, शरीर में कुछ और भी जगह है का जहाँ अवशेषी अंग होते हैं। फटाफट हल्का सा इशारा देता हूँ कान में, लेकिन कान वाले दो ऑप्शन है, फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए कोई नहीं, कान में जो पल्लव पेशियां होती हैं गास, है ना, कल कर्ण पल्लव नहीं, पल्लव, पल्लव मतलब वही जो वो होता है गास ना, वो पर्दा, पर्दा, है ना, उसकी बात नहीं है। पर्दा में जो पेशियां होती हैं, मसल्स जो होती हैं, जिसको जिससे पर्दा लगा रहता है, जिसको आप बोलते हो गास ना, कान का पर्दा का, जिसको आप बोल सकते हो ईयर ड्रम, ईयर ड्रम बोल सकते हो। ठीक है ना? तो ये ड्रम जिससे वो बना रहता है, मजबूत टिका रहता है, उनको हम बोलते हैं गास क्या? कर्णपल्लोपेशिया, ये अवशेषी अंग है। कि कुछ समय बाद इनकी कोई जरूरत नहीं है गास। ठीक है ना? बचपन में जरूरत होती है, जब बड़े हो जाते हैं तो इनकी कोई जरूरत नहीं गास, ये हो चाहे ना हो, निकाल फेंक दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता? बताइए, है ना? मैमल्स की बात कर रहा है, स्तनधारियों की बात कर रहा है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है ना, जो हेल्पफुल नहीं है ब्रीदिंग में, सांस लेने में सहायक नहीं होता है गाइस? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, फटाफट आंसर। मैमल्स में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्रीदिंग में हेल्पफुल नहीं होता? है ना? सिंपल सी बातें हैं यार गाइस, सिंपल कॉमन सेंस क्वेश्चन है गाइस, ऑप्शन पढ़ते ही आंसर दे दोगे गाइस आपको। श्वसन में सहायक नहीं होता कौन सा ऑर्गन? श्वसन, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे, श्वसन अंग, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ोगे गाइस, ठीक है ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि श्वसन में पसलियां भी काम करती हैं, रिब्स, है ना, लंग्स उन्हीं के पास में होते हैं, रिब्स भी काम करती हैं गाइस ना, श्वसन में हेल्प करती हैं, है ना? पेट की पेशियां, मसल्स जो होती हैं आगे, वो भी श्वसन में, सांस लेना आसान बात नहीं थी, काफी चीजें हेल्प करती हैं हमारे हमारे रेस्पिरेशन में, है ना? डायाफ्राम तो होता ही है श्वसन में, रेस्पिरेशन में पढ़ते हो डायाफ्राम अप एंड डाउन होता रहता है गाइस, ठीक है ना?
तो तीनों चीजें श्वसन में हेल्प करती हैं। लैरिक्स का से गले में होता है गास, है ना, जिसका जिसका रिलेशन वॉइस से है, और वैसे भी गले से रिलेटेड एक बीमारी इसको लैरिक्स बोलते भी हैं गास। तो ये एक बीमारी का नाम भी गास समझ सकते हो। बाकी ये तीनों चीजें श्वसन में सहायक होती हैं गास। क्लियर ना? कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है? फोर्थ वन, लैरिक्स। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है ना? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग क्लास, ठीक है ना? रुधिर का थक्का जमाना, ब्लड को जमना, ब्लड को जमाना, जैसे कहीं चोट लगती है ब्लड बहना शुरू होता है, आप देखते हो, है ना? 3 से 5 मिनट के अंदर गाइस कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, रुधिर का थक्का बन जाता है, रुधिर बहना बंद हो जाता है ना? होता है ना? तो ये किसकी वजह से होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन क्लास फाउंड इन अवर ब्लड, लेकिन ब्लड में कहा, है ना? आरबीसी में, प्लेटलेट्स में, मोनोसाइट में, लिम्फोसाइट में, बताइए गाइस फटाफट फटाफट। थ्रोम्बोसाइट टाइप ऑफ प्रोटीन का जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में का, ये हमारे ब्लड में होता है, लेकिन ब्लड में कहा? हमारे ब्लड में थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब थ्रोम्बोसिन बोलते हैं इसको, है ना? प्रोथाम्बिन भी कहते हैं इसको क्लास, कहने प्रोथाम्बिन, ये टाइप ऑफ प्रोटीन क्लास कहाँ पाया जाता है? आप सबको पता है रक्त का थक्का जमाने में कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स भी काफी सहायक होती है। प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए तो ब्लड का क्या हल्का हो जाता है, कम हो जाता है, कहते हैं ना। हाँ, प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना? आइए नेक्स्ट, एंट अमीबा हिस्टोलिका, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कई टेट एग्जाम्स में आया है आपके। एंट अमीबा, अमीबा सुना होगा ना? एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग का नाम क्लास, बहुत बार रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एंट अमीबा हिस्टोलिका, मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, है ना? बताइए फटाफट आंसर। एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग का नाम, फटाफट आंसर मेरे दोस्तों। बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही सही, वेरी वेरी गुड। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग का नाम है क्लास क्या? पेचिस क्लास, लूज मोशन डिसेंट्री इनको बोलते हो आप क्लास इंग्लिश में, ठीक है ना? एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाला रोग है क्लास पेचिस क्लास। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? मच्छर काटने से, और क्लास कौन सा प्रोटोजोआ होता है ना? प्लाज्मोडियम, सुना है ना? टाइफाइड, टाइफी नामक जीवाणु होता है, टाइफी नामक जीवाणु होता है जिससे का टाइफाइड होता है। पीलिया, है ना? पीलिया का मुझे एग्जैक्टली इसमें ध्यान नहीं है, लेकिन ये भी का से हम बात करें तो बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली बीमारी है, का प्रोटोजोआ के थ्रू होने वाली बीमारी है। तो मलेरिया हुआ, है ना? नहीं, पीलिया, ये तो बस ये मलेरिया हुआ, और टाइफाइड हुआ, पेचिस, ये सब तीनों आपकी बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली बीमारियां हैं क्लास। पीलिया इम्प्योर वाटर की वजह से हो जाती है, अशुद्ध खाना, अशुद्ध जल की वजह से पीलिया हो जाता है क्लास। तो मलेरिया बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली बीमारी है, पेचिस बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली बीमारी है, सॉरी मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होने वाली बीमारी है। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम, ठीक है। और पेचिस बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली बीमारी है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली बीमारी है गाइस, ठीक है। और पीलिया इम्प्योर वाटर, अशुद्ध जल और अशुद्ध खाना खाने की वजह से या अशुद्ध पानी पीने की वजह से होने वाली बीमारी। टाइफाइड भी होता है इम्प्योर वाटर की वजह से, इम्प्योर फूड की वजह से, लेकिन टाइफी बैक्टीरिया होता है इसमें। नेक्स्ट, बीमारी फैलाने वाला एजेंट, फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? जो बीमारी फैलाता है। अरे यार सिंपल यार, अगर आपने थोड़ा सा बायो में, थोड़ा सा भी बायो में अगर आपने कहा डिजीज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, वेक्टर पढ़ा होगा, है ना? पैथोजेंस पढ़े होंगे गास, है ना? चलिए फिर बताइएगा, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं गास?
कॉमन सेंस क्वेश्चन है गाइस। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं गाइस? एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं गाइस? वेरी गुड, बहुत अच्छे। पैथोजेंस गाइस, है ना, या पैथोजेन बोल सकते हो, पैथोजेंस बोल सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो बीमारी को लेकर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, उनको वेक्टर्स बोलते हैं गाइस, वेक्टर कैरियर बोलते हैं, वाहक बोलते हैं। जैसे सॉरी, जैसे नहीं, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं। खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में आपको बताया था सबसे पहले का घास, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, इनकी बात होगी। ये क्या है, मान लीजिए हरे पौधे है ना, ये क्या है, प्राइमरी, ये प्रोड्यूसर हैं, ये उत्पादक हैं घास, ठीक ना। फिर इनको खाया मान लो हिरन ने, तो हिरन घास क्या है, ये पहली बार खा रही नहीं है इसको, तो घास क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता। हिरन को खाया शेर ने, ठीक है ना, तो शेर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। शेर को खाया किसी और ने का टर्सरी कंज्यूमर। फिर घास मर गया, घास जो भी है, फिर घास यहाँ पे कुछ भी है इस तरीके से नहीं उड़ेगा, तो यहाँ पे घास यहाँ पे मर गया, फिर घास क्या हो गया, मर जाएगा, घास जमीन में घास सुगाड़ दिया जाएगा, उसके बाद वो फिर मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा, खत्म कहानी है। तो एक फूड चेन है घास कहीं भी। तो प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर, और इसको जो खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर घास। और प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा घास क्या होगा, भाई पेड़ पौधे को खा रहा है, कौन होगा, शाकाहारी होगा, घास होगा ना। प्राथमिक उत्पादक घास, प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं, सॉरी, शाकाहारी, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता ही होगा। देखिए क्वेश्चन तमीज से पूछा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता भी हो सकता है शाकाहारी, और प्राथमिक उत्पादक भी हो सकता है, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता जो है ना, प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो मांसाहारी भी होता है, मतलब सर्वाहारी भी होता है का, शाकाहारी भी होता है ना, समझ में आई बात आपको। लेकिन जो प्राथमिक उत्पादक है वो हमेशा क्या रहेगा, शाकाहारी रहेगा, ठीक ना। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है घास, कौन, प्राथमिक उत्पादक हमेशा शाकाहारी है घास। राइट आंसर घास क्या है, नेक्स्ट, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी सब पौधे हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन। शैवाल और कवक कितनी बार बताया भी है ना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो जीएस की क्लास होती है, मास्टर क्लास ऑफ जीएस, दोपहर 1:30 बजे, उसमें भी पढ़ाया है कई बार का, जब मैं सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था डिस्कस करते हुए क्वेश्चंस को, तो मैंने पढ़ाया है कई बार क्वेश्चन। शैवाल एल्गी, कवक मतलब फंगी, इन दोनों क्लास को मिलाकर, है ना, दोनों परस्पर अंतःक्रिया करके घास एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे ग्रोथ करते हैं और एक नए पौधे के रूप में निकल के आते हैं, जिसको लाइकेन बोलते हैं। और जब कोई दो अलग अलग फैमिली के लोग मिल जाएं और एक दूसरे के सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े, तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी मतलब सहायता करते हुए जीवित रहना, आगे बढ़ना का सहजीवी संबंध का। तो ऐसे ही इन दो प्लांट के मिलने के बाद एक नया प्लांट बनता है। ये दोनों प्लांट आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो इनके पास नहीं वो इनको देते हैं, जो इनके पास है वो इनको दे देंगे, और जो इनके पास नहीं है, जो इनके पास है वो इनको दे देंगे। समझ में आई बात आपको, मतलब इनकी कमी पूरी हो जाएगी, इनकी भी कमी पूरी हो जाएगी, एक दूसरे से है ना, और एक दूसरे का सहयोग से ये आगे बढ़ जाएंगे एक नए प्लांट के रूप में। इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं का, सिम्बायोटिक रिलेशन। क्लियर। लाइकेन, और लाइकेन के बारे में बहुत कुछ बताया। लाइकेन जो है बहुत अच्छा प्लांट है का, किसका, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है ना, किसका, एयर पोल्यूशन का गैस, एयर पोल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर है गैस, ठीक है ना, कौन, लाइकेन। ये भी कोई क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मतलब जहां वातावरण में एयर पोल्यूशन होगा गैस, वहां पे लाइकेन का पौधा सर्वाइव ही नहीं करेगा, इसका मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स का पुअर है वहां का। और जहां पे लाइकेन के पौधे बढ़िया उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब एयर पोल्यूशन क्या है, बहुत ही अच्छा है। एयर पोल्यूशन बहुत कम है गैस, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है, एयर पोल्यूशन कम है इसलिए वो जी रहा है लाइकेन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइकेन का प्लांट जो है वो बेस्ट इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का गैस, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य, अरे यार माइक्रो टीचिंग, ये तो बच्चे बता लेंगे यार, दोस्त बताइए फटाफट, है ना, सब बीएड बीटीसी योगी का है आपको। माइक्रो टीचिंग फटाफट,
बस 10 मिनट और, क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे आपके, जितने लेके आया हूं। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है फटाफट, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। बाधिर बच्चों के लिए माइक्रोफोन से पढ़ाना, अरे यार कॉमन सेंस की बात है ना, माइक्रोफोन से पढ़ाना। प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना। प्रशिक्षु प्रशिक्षु मतलब जो है ना, जो स्टूडेंट टीचर होते हैं गास, मतलब जो बीएड कर रहे होते हैं गास, द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण और उन्हें प्रतिपुष्टि देना गास हो सकता है। देखें, बेहतर समझ के लिए पाठ को सूक्ष्म हिस्सों में, अरे ऐसा नहीं है। शिक्षार्थियों के व्यवहार का सूक्ष्म प्रबंधन, नहीं ऐसा नहीं है। प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाएं होती हैं, माइक्रो टीचिंग क्लास ली होगी, क्लास की होगी आपने, गास है ना, कक्षाएं होती हैं। आए ऋतु प्रवास से अभिप्राय है, फटाफट आंसर गास, फटाफट आंसर। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है, नहीं ऋतु प्रवास। देखिए क्वेश्चन पे एसएसटी के का अगर क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये एसएसटी क्वेश्चन है ना, अभी तक साइंस के चल रहे थे, उससे पहले एसएसटी के थे, फिर एसएसटी के आ गए, और आज की क्लास में एसएसटी और साइंस दोनों के मिक्स क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चन का। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है, ऋतु प्रवास। देखिए एसएसटी में का शब्दों को पकड़ लो तो शब्दों को पकड़ने के बाद ऑप्शन पढ़ लो, तो कहीं ना कहीं कॉमन सेंस से आपका मैक्सिमम टाइम पे आंसर सही हो जाता है। खैर ऋतु प्रवास, ऋतु मतलब क्लाइमेट समथिंग का, ज्यादा गर्मी बरसात, उसके अकॉर्डिंग प्रवास मतलब कहीं इधर उधर जाना, ठीक है ना। तो बस इतने से लगा लो क्लास ऑप्शन फटाफट। यहाँ पे पशुधन है, ठीक है। नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन, लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। फटाफट आंसर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, उम्दा, राइट आंसर क्या है, फर्स्ट वन का, बाकी तीनों गलत हैं। दोस्त ऋतु प्रवास, ये जो जानते हैं, ये जो प्रथा है, ये प्रचलित है मेनली, है ना, मेनली ये प्रचलित का कहाँ, ये प्रचलन आपको कहाँ मिलेगा ऋतु प्रवास का, ऋतु के अकॉर्डिंग, ऋतु बदलने के अकॉर्डिंग का एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करना, ये प्रथा मिलनी, ये चीज आपको मिलनी का कहाँ मिलेगी का, आपको हिली एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में का, और पहाड़ी क्षेत्रों में का खासकर जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो अपने पशुओं को साथ में लेकर चलते हैं गाइस, पशु पालते हैं वो लोग, ना वो अपने पशुओं को साथ लेकर चलते हैं। अब क्लाइमेट अगर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वो पहाड़ पे जाएंगे या तो पहाड़ के तराई क्षेत्र में जाएंगे गाइस, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग गाइस, ठीक है ना। तो गतिशीलता होती है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, पशुओं के साथ जाते हैं गाइस चरागाहों की खोज में पहाड़ी क्षेत्रों के लोग का। जैसे आपने लद्दाख के बारे में पढ़ा होगा, है ना, लद्दाख में गाइस वहां पे पश्मीना शॉल बनाया जाता है, वो भेड़े स्पेशल गोड्स होती है उनके पास, है ना, भेड़े होती है, सीप होती है गाइस, उन भेड़ों को और बकरियों को साथ में लेके चलते हैं लद्दाख के लोग गाइस अपने साथ में। भोती लैंग्वेज की बात सुनी होगी, भोती लैंग्वेज में झूले झूले, है ना, वेलकम वेलकम, ये सब बताया भी है गाइस मैंने ईवीएस में, इसी चैनल पे पढ़ाया है गाइस मैंने, है ना गाइस, ईवीएस। चलिए निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए, सैलों, है ना, सैलों के प्रकार और एक तरफ उदाहरण, ये एक इधर सैलों के प्रकार हैं और इधर का उदाहरण है गाइस, ठीक ना। आप बताइए, टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, चट्टानों के या सैलों के प्रकार हैं, और इधर उनके एग्जांपल हैं कि वो किससे बनी है गाइस, आपको मैच करना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, आता ही आता है गाइस, और टीचिंग में नहीं, टेट में नहीं, टीचिंग के एग्जाम में नहीं, और भी कई गाइस कई एग्जामों में फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है। फटाफट आंसर। फटाफट आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स माय डियर, माय डियर्स। निम्नलिखित में सही जोड़े घास, एक तरफ चट्टानों के नाम, दूसरी तरफ उस, है ना, वो किससे बनी है घास। इनमें से अवसादी और कायांकृत, ये दो याद करनी होती है बस दोस्त, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं। इन दोनों, और ये दोनों का आप में से कई लोगों को याद भी होंगी।
अवसादी मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स, और कायांतरित मतलब मेटाफॉर्मिक रॉक्स क्लास। कायांतरित, काया बदल गई हो। अवसादी काफी लंबे समय से कुछ प्रोसेस चल रहा हो, है ना, और एकांत में चली गई हो, चुपचाप दब गई हो, उसके बाद किसी सेल का निर्माण हुआ होगा। कोई चीज एकांत में चली गई हो, अवसाद कहते ना, ये अवसाद ग्रसित हो गया है बंदा, एकांत में चला गया है गैस, ठीक है। चलिए खैर, तो ये दो सबको याद होगी गैस, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, उमदा, ठीक ना। राइट ऑप्शन का क्या है इसका, फोर्थ वन, फोर्थ वन क्लास, ठीक ना। मतलब अगर हम बात करें दोस्त, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं अवसादी चट्टानों के बारे में का, तो ये अवसादी चट्टानें का बलुआ पत्थर से बनी होती है का। कायांतरित चट्टानों की बात करें का, तो ये बनी होती है का चूना पत्थर से का, ध्यान रखना, है ना, ध्यान देगा। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स का किससे बनी होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्लास किससे बनी होती है आपकी, बलुआ पत्थर से। सेडिमेंट्री देखो, सेडिमेंट्री सैंड, सेडिमेंट्री सैंड, समझ में आ रहा है, सेडिमेंट्री सैंड, सेडिमेंट्री रॉक्स क्लास क्या है, बलुआ पत्थर से क्लास, क्लियर ना। और रूपांतरित चट्टानें क्लास, कायांतरित चट्टानें क्लास किससे बनती है आपकी, चूना पत्थर से क्लास, खत्म कहानी। ये दो याद कर लो, बाकी का सब अपने आप मैच कर लो क्लास, कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्थ वन क्लियर, ठीक है ना। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है, फटाफट आंसर। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और रह गए, बस खत्म है कहानी आज की। मतलब टॉप 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो लेके आए थे वो खत्म हो जाएंगे आपके। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है, बहुत सही, उमदा, वेरी गुड क्लास, प्रेयरी, है ना, क्योंकि प्रेयरी जानते हो ये एक का से घास का मैदान है मेरे दोस्तों, घास का मैदान है मेरे दोस्तों का, जिसके बारे में बता भी चुका हूं। ये कहां पड़ता है आपका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में का। सवाना, पंपास, वेल्ड सबकी बात कर चुका हूं मैं घास, उत्तरी अमेरिका में घास, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं घास, और यहाँ पे जो इस घास के मैदान में जो हवाएं चलती हैं इनको चिनूक के नाम जानते हैं। और ये चिनूक, ये जो स्थानीय पवने हैं यहाँ की घास ना, उत्तरी अमेरिका में का से, है ना, उत्तरी अमेरिका में का से एक पर्वत पड़ता है, रॉकी पर्वत का, ROCKY, रॉकी पर्वत का, रॉकी माउंटेन, है ना। इसी माउंटेन से होकर, इसी माउंटेन्स के टकरा के घास, ये चिनूक पवने इस घास के मैदान के क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, और कहते हैं घास, ये पवने इस घास के मैदान के, है ना, घास के लिए बहुत ही, प्रेरी क्षेत्र के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता है। ये फ्रूटफुल होती हैं हवाएं, क्यों, क्यों, इन हवाओं के आने से प्रेरी में जो घास है ना, बर्फ जम जाती है घास के मैदानों पर, वो बर्फ हट जाती है, और घास के मैदान फिर से चरागाह के रूप में यूज किए जा सकते हैं घास, ठीक है ना। तो लोग अपने घास से ना वहां पे जानवर चरा सकते हैं घास, ठीक है। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है, अरे यार कितनी बार बताया, फटाफट आंसर, रेडियो, रेडियो प्रसारण में का सहायता करती है घास। इसमें दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक करना है आपको। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे सर कि हमने तो आइनोस्फीयर पढ़ा है, कि आइनोस्फीयर वो लेयर है का जिसको हिंदी में बोलते हैं हम आयन मंडल, जहां से रेडियो वेव जाती हैं और टकरा के वापस आती हैं, जिससे रेडियो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे चलता है गाइस अर्थ पे।
है ना। तो आयनोस्फीयर तो दिया नहीं तो मेरे दोस्तों, आयनोस्फीयर बाह्य मंडल के, है ना, बाह्य मंडल से जस्ट पहले वाला पार्ट है, बाह्य मंडल का ही पार्ट समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्सोस्फीयर है ये आपका, ठीक है, आयनोस्फीयर। थर्ड ऑप्शन का, वेरी गुड, कीप इट अप, है ना। और पांचों लेयर बताएंगे मैंने गैस एटमॉस्फेयर की गैस। और सरफेस के सबसे पास में कौन सी है, पृथ्वी तल, पृथ्वी के सबसे समीप कौन सी है ना, ट्रोपोस्फेयर, जहां पे सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। और सबसे दूर की सबसे बाहरी लेयर गैस कौन सी, एक्सोस्फेयर, जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं। उसके बाद पूरा अंतरिक्ष है, स्पेस है। सुनहरी जरी, सॉरी सुनहरी, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है, फटाफट। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है, फटाफट आंसर बस। इसके बाद एक दो तीन, बस दो क्वेश्चन बचे हैं और बस। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है, फटाफट। चलिए, सुनहरी जरी किसकी किस्म है, मैं आपको बता दूं, सुनहरी जरी का, है ना, सुनहरी जरी का अगर मैं बात करूं, सिल्क की एक किस्म है। कभी आप जाना तमिलनाडु, दोस्तों सुनना, तमिलनाडु जाना, तमिलनाडु में एक शहर पड़ता है कांचीपुरम, कांचीपुरम। कई लोग वहां से लेके आते हैं, कहते हैं कांचीपुरम का सिल्क, कांचीपुरम के की सिल्क की साड़ियां, कांचीपुरम की सिल्क की साड़ियां, देखना काश कभी लाना, बहुत फेमस भी है और बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है काश, है ना। और एक कांचीपुरम की सिल्क की साड़ियों में यही सुनहरी जरी, यही सिल्क प्रयोग होती है काश। ये सुनहरी जरी ये बहुत ही सॉफ्ट होती है काश, है ना। तो मेनली तमिलनाडु में कांचीपुरम की काश, कांचीपुरम में लोग सिल्क की साड़ियां बनाने में इसका प्रयोग करते हैं काश, ठीक है। बहुत सॉफ्ट होती है काश ये किस्म, सिल्क की सुनहरी जरी। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है, फटाफट आंसर, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। 2011 में सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, तब से लेकर डेटा आपने पढ़ा भी होगा। अब तो 2021 आने वाला है, नेक्स्ट ईयर फिर जनगणना शुरू हो जाएगी का, हर 10 साल बाद होती है ना, 2011 के बाद 2021 में भी 10 साल बाद नेक्स्ट ईयर होगी, आ ही रहा है 2-4 महीने बाद का समय। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है, फटाफट आंसर। बहुत सही, उमदा। बहुत सही, जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात की, बिल्कुल दोस्त का इसका राइट आंसर दूं का, इसका राइट आंसर है का क्या, है ना, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, ऐसा नहीं। एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, एक निश्चित अवधि के दौरान, ऐसा नहीं यार। भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, ऐसा भी नहीं। फोर्थ, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, बिल्कुल एक इकाई, है ना। मान लो 1 किलोमीटर इधर का से लो, 1 किलोमीटर इधर का से लो, है ना, तो ये क्या हो गया, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया ना। तो इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने भी लोग रह रहे होंगे काश, वही कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी का। इसको 1 किलोमीटर स्क्वायर बोल लो, चाहे एक इकाई बोल लो काश, कोई दिक्कत नहीं। एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, जिसे भारत में बात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कहा जानते हो 382 लोग रह रहे हैं, 382 व्यक्ति, समझ रहे ना, पर वर्ग किलोमीटर क्लास, है ना। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में का हम बात करें का 382 व्यक्ति रह रहे हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है भारत की का, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास और लास्ट क्वेश्चन आज का, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की सतह के निकट खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है क्लास, तो फटाफट आंसर दीजिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को दोस्तों।
है ना। और मैं फिर बता रहा हूँ क्लास, मेरी डेली क्लासेस 2 होती हैं लर्निंग ऐप पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, एक 10 से 11, है ना, हिंदी का महासंग्राम सारे एग्जाम्स के लिए, एक 1:30 से 2:30 जीएस की क्लास चल रही है इस समय, टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ा रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर, और 10 से 11 हिंदी सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू चल रही है। ये 2 क्लास लर्निंग ऐप पर है, और 3 से 4 जो एक क्लास है यूट्यूब पे है, अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम, जो कि अभी चेंज होने वाला है ये यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल चेंज हुआ कल सुबह 9 बजे, कल सॉरी आपको भी पता चल ही गया होगा क्लास, ठीक है ना, कि अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम्स क्लास, ठीक है ना, ये चैनल क्लास किसमें चेंज हो गया है, वाईफाई, है ना, वाईफाई स्टडी गुरुजी, वाईफाई स्टडी गुरुजी में चेंज हो गया है, लॉन्चिंग हो गई सुबह 9 बजे, ठीक है ना, आज सुबह 9 बजे क्लास, ठीक है ना। चलिए, तो ये मसले हंसते मुस्कुराते रहिए, हंसना संक्रामक, इसे फैलाएं, दूसरों के हंसने की वजह बने, खासकर अपने घर, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों के लिए क्लास, ठीक है ना। चलिए, ओके, और बाय, टेक केयर। इसका आंसर टिक कर देता हूँ क्लास, है ना, आखनन क्लास, या सिंपली खनन बोलते हैं, है ना, खनन। आप पे ध्यान मत दो, खनन पे ध्यान दो क्लास, खत्म कहानी, क्लियर। टेक केयर, बाय।